आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर से। इंदौर में ही एक जगह है मित्रबंधु नगर। इस जगह पर 5 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया संजय रैना, उनकी पत्नी कविता रैना, उनके 2 बच्चे, एक बेटा ध्रुव रैना और एक बेटी यशस्वी रैना। संजय रैना की माँ भी उनके साथ रहती थी। बात साल 2015 की है। संजय रैना एमिल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के फील्ड सेल्स मैनेजर थे। घर पर माँ और पत्नी दोनों रहते थे, जबकि दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। बेटी यशस्वी रैना भी छोटी थी। उसकी उम्र करीब 6-7 साल की रही होगी और हाल ही में उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था। वह हर सुबह 7 बजे स्कूल जाती थी और दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल से वापस आती थी। माँ कविता रैना अपनी बेटी यशस्वी को स्कूल बस से लेने के लिए स्कूल से बस स्टॉप तक जाती थी। यह बस स्टॉप घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए कविता बिना फ़ोन के ही जाती थी। रोज की तरह 24 अगस्त 2015 को भी कविता दोपहर करीब 1:15 बजे बस स्टॉप के लिए घर से निकली। बेटी को लाने से पहले कविता पास के ही एक बुटीक में रुकी, जहां उन्होंने अपने कपड़े सिलने के लिए दिए थे और इसकी डिलीवरी इसी दिन 24 अगस्त को ही मिलनी थी। उन्होंने सोचा क्यों न बेटी यशस्वी के बस के आने से पहले मैं अपना बुटीक का काम खत्म कर लूं। इसलिए वह अपनी स्कूटी लेकर पहले बुटीक चली गई। इधर यशस्वी की स्कूल बस स्टॉप पर रुकी। 6 साल की बेटी यशस्वी के साथ साथ पड़ोस में ही रहने वाले बच्चे भी बस से उतरे। उसी जगह पर कविता के पड़ोस में रहने वाली जया नाम की महिला भी अपने बच्चे को लेने आई थी। उन्होंने देखा कि आज कविता वहां नहीं आई है और उनकी बेटी अकेली यहीं खड़ी है, इसलिए वह बेटी यशस्वी को अपने साथ ले आई और उसके घर छोड़ गई। दोपहर के करीब 1:45 बजे थे जब कविता की सास ने जया और अपनी पोती को देखा, तो उन्होंने जया से पूछा कि कविता कहाँ है। इस पर जया ने जवाब दिया कि उसने बस स्टॉप के आसपास कहीं भी कविता को नहीं देखा, सिर्फ बच्ची वहां खड़ी थी। मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं ही उसे यहाँ ले आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कविता यशस्वी को लेने गई हो और यशस्वी को कोई और लाया हो। इस कारण कविता की सास को कविता की थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर कविता बस स्टॉप नहीं गई तो वो कहाँ गई होगी। इसी दौरान कविता के पति संजय रैना घर आए। वैसे संजय रैना का भी यही दिनचर्या था। वह हर दिन दोपहर में लंच करने के लिए घर आते थे। उनके आने के बाद उनकी मां ने उन्हें इस बात की जानकारी दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि कविता घर नहीं आई है, तो वह भी टेंशन में आ गए और पत्नी को फोन करने लगे। लेकिन कविता अपना फोन घर पर ही छोड़कर गई थी। संजय को पता था कि कविता जब भी कहीं आसपास जाती है तो अपना फोन नहीं ले जाती, इसलिए उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, कविता की सहेलियों को फोन किया, यहाँ तक कि थोड़ी दूर पर रहने वाले रिश्तेदारों के पास भी जाकर उनके बारे में पूछा, लेकिन कविता का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन कविता अभी तक घर नहीं लौटी। घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लगी। शाम होते ही संजय रैना कनाडिया थाने पहुंचे और कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने पुलिस को बताया, दोपहर में मेरी पत्नी स्कूटी लेकर निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। मैंने उन सभी जगहों पर पता किया जहां वो जा सकती थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह स्कूटी का नंबर है, आपको कुछ करना चाहिए। ये अभी कुछ घंटे पहले ही हुआ है। पुलिस ने संजय की सारी बातें सुनी, लेकिन उनको ये मामला गंभीर नहीं लगा। उन्होंने संजय से कहा, वो कहीं चली गई होगी, जल्द ही वापस आ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और पति से पत्नी कविता के बारे में सारी जानकारी ले लेती है, जैसे कि उनकी एज, हाइट, कौन से कपड़े पहने थे, उनकी स्कूटी वगैरह वगैरह। संजय रैना रिपोर्ट लिखा के इस उम्मीद में वापस घर चले जाते हैं कि पुलिस जल्द ही उनकी पत्नी को ढूंढ लेंगे। उसी रात संजय रैना को पुलिस का एक फोन आया। पुलिस ने कहा कि आपको जल्द से जल्द एमओआई हॉस्पिटल आना होगा। फोन आते ही संजय रैना तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले उन्हें मॉर्चुरी में ले गए। वहां ले जाने के बाद पुलिस ने उसे कहा, हमें एक जगह से यह शव मिला है और आपको इस लाश की पहचान करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। दरअसल वह लाश आग में जल गई थी, लेकिन कुछ पार्ट्स सेफ थे। उस लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। तभी पति को याद आया कि कविता के हाथ पर भी एक टैटू है। इसके बाद वह फुट फुट कर यह कहकर रोने लगे कि यह उनकी पत्नी है। अब शव की पहचान हो गई थी। पुलिस वालों ने उसे कहा कि आप सुबह शव ले जा सकते हैं, तब तक हम कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इसके बाद संजय रैना रोते हुए अपने घर जाते हैं। घर पर भी मातम छा जाता है। इस बात की जानकारी लगने के बाद कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी संजय रैना के घर पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे करके घर वालों ने वो रात काटी और अगले दिन की सुबह हो गई। सुबह होते ही सभी लोग अस्पताल गए। अस्पताल पहुंचने के बाद कविता के परिवार वालों को वो सारी चीजें दे दी गई जो शव के पास मिली थी, लेकिन परिवार वाले वो सारी चीजें देखकर शॉक हो गए, क्योंकि वे चीजें कविता की नहीं थी। इस चीज की पुष्टि करने के लिए पति संजय रैना ने उस लाश के हाथ में बनी टैटू को दोबारा देखा।
उस टैटू को ध्यान से देखने के बाद वो कहने लगे कि यह उनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि कविता के दाहिने हाथ पर ओम और राम का टैटू बना हुआ है। जैसे ये चीज़ पता चली कि ये लाश कविता की नहीं है, तो परिवार वालों को थोड़ी राहत मिली। उनके मन में आशा की किरण जगी कि कविता जहाँ भी होगी जीवित और ठीक होगी, हमें बस उसे ढूंढना है। कविता 24 अगस्त को लापता हुई थी और अब 25 अगस्त का दिन आ गया था। पति संजय रैना अब अपनी पत्नी की गुमशुदगी के पोस्टर छपवाकर ऑटो, टैक्सी, बस आदि जगहों पर चिपकाने लगे। उस पोस्टर पर उन्होंने यह भी लिखवाया कि कविता के बारे में जानकारी देने वाले को वह 25,000 रुपए का इनाम देंगे। इस तरह से लोगों को पता चलने लगा कि कविता नाम की महिला लापता है। धीरे धीरे 25 अगस्त का दिन भी पूरा बीत गया और अब 26 अगस्त की तारीख आ गई। कविता को लापता हुए 48 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। संजय रैना के घर से कुछ ही दूरी पर एक चौक है जिसका नाम है इमली चौराहा। ये इमली चौराहा एक छोटे पुल जैसा है और इसके नीचे नालियां बहती है। 26 अगस्त के दिन ही सुबह 11 बजे पुलिस को खबर मिली कि इस नाले में 2 बोरियां तैर रही है। लोगों की नजर इन बोरियों पर इसलिए पड़ी क्योंकि ये दोनों बोरियां किसी चीज से भरा हुआ लग रहा था और बोरे का मुंह बंधा हुआ था। खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इन दोनों बोरियों को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही पुलिस वालों ने उन बोरियों को खोला, वहां मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ गए। दरअसल इन बोरियों में मानव अंगों के 3-3 टुकड़े मिले। दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर और धड़ को मिलाकर इन बोरियों में टोटल 6 टुकड़े मिले। तुरंत सारे टुकड़ों को एमआई हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने इन टुकड़ों को रीअरेंज किया। इसके बाद इस शव की पहचान के लिए एक बार फिर संजय रैना को अस्पताल बुलाया गया। एक बार फिर पति दुखी होकर अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचे। इस बार संजय रैना लाश के दाहिने हाथ पर बने ओम और राम नाम के टैटू, गर्दन के तिल और चेहरे से पहचान गए कि ये लाश कविता की ही है। सारे रिश्तेदारों के ऊपर मातम छा गया, लेकिन इस बार पुलिस को कविता के पास से कोई चीज बरामद नहीं हुई, चाहे वो मंगलसूत्र हो या फिर ब्रेसलेट। कविता जिस स्कूटी से घर से निकली थी वह स्कूटी भी पुलिस को नहीं मिली। इंदौर जैसे शांत शहर में ऐसी वारदात कभी नहीं हुई थी। पहले ही पति ने पूरे शहर में पत्नी के पोस्टर चिपका दिए थे और दूसरी ओर रिश्तेदारों ने भी पोस्टर की फोटो फेसबुक पर पोस्ट की थी। जब कविता की लाश मिलने की खबर सामने आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर डॉक्टरों की जो भी ड्यूटी थी उसे पूरा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। जब कविता की अंतिम यात्रा निकली तो हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। रास्ते में अर्थी को रखकर लोग हत्यारे को पकड़ने के लिए नारे लगाने लगे। माहौल इतना गर्म हो गया था कि पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी लोगों को समझाने के लिए वहां आने लगे। किसी तरह उन्हें आश्वासन दिया गया कि सारी पुलिस फोर्स बाकी सब कुछ छोड़कर हत्यारे की तलाश में लगी रहेगी और सबसे पहले इस मामले को सुलझाया जाएगा। लोगों का गुस्सा आसमान पर चढ़ चुका था। इसी बीच कविता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पुलिस के ऊपर इस केस को सुलझाने का बहुत दबाव था, इसलिए सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने पूरी जांच अपने हाथ में ली और अपनी जांच शुरू की। सभी लोगों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस को लगने लगा कि कविता की मौत के पीछे कविता की सास या पति का हाथ हो सकता है। इसलिए अनऑफिशियली बिना गिरफ्तार किए पुलिस ने घर के लोगों यानी संजय रैना और उनकी मां को बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू की। अब यह मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। मीडिया में यह खबर उड़ने लगी कि क्या कविता की हालत के लिए उसके पति और सास जिम्मेदार है। इस खबर के कारण परिवार के सदस्यों के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने लगी कि यही लोग हत्यारे हैं। पति और देवर से 24 घंटे पूछताछ चलती रही। इसी बीच एक दिन शाम को संजय रैना अपने दोनों बच्चों के साथ डीआईजी ऑफिस गए और उनसे कहा कि आप हत्यारे को पकड़ने की बजाय हम पर क्यों शक कर रहे हैं। हम खुद बहुत परेशान हैं। आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी पत्नी के कातिल को ढूंढो। 24 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को परिवार वालों से कोई सुराग या सबूत नहीं मिला। जब यह खबर मीडिया में आई तो लोगों की सहानुभूति एक बार फिर परिवार पर पड़ी। इस बार लोग पुलिस को गालियां देने लगे कि उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया, वे खुद इतने परेशान हैं और आप उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पुलिस को अब समझ आ गया कि ऐसी जांच करने से कोई फायदा नहीं है। अब उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और बड़े पैमाने पर जांच करनी होगी। तुरंत इस मामले में पूरे शहर की पुलिस को लगाया गया। 70-80 पुलिस कर्मियों की 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें एक कांस्टेबल से लेकर डीजी तक शामिल थे। इन चारों टीमों को अलग अलग काम सौंपे गए। एक टीम टेलीकम्युनिकेशन और टेक्निकल एरिया देखेगी, कॉल डिटेल जांचेगी, वीडियो फुटेज देखेगी, कविता से फोन पर किसने बात की, घटना के दौरान पूरे शहर में कितने कॉल की गई, इन सभी चीजों की जांच करेगी। दूसरी टीम फॉरेंसिक और साइंटिफिक चीजों को देखेगी,
फिंगरप्रिंट्स मैच करेगी, वगैरह वगैरह। तीसरी टीम का काम क्राइम सीन को रिक्रिएट करना था। कविता स्कूटी से किन जगहों पर गई थी, उनके साथ क्या हुआ, यह घटना कैसे हुई। ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी पता चलता कि कातिल कहाँ गलती कर सकता है और कहाँ सबूत छोड़ सकता है। चौथी टीम का काम बाकी 3 टीमों से प्राप्त हर छोटी बड़ी जानकारी को वेरीफाई और एनालाइज करना था। साथ ही यह देखना कि जानकारी सही है या नहीं, और जिन लोगों पर डाउट है उनसे सवाल करना भी। पूछताछ के दौरान कविता के पति संजय रैना ने बताया था कि 24 अगस्त को कविता को बुटीक जाना था, क्योंकि उन्होंने वहां कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे। वह बुटीक एक पति पत्नी चलाते थे। पति का नाम था महेश बैरागी और उसकी पत्नी का नाम था मीना। अब पुलिस ने दोनों को शक के दायरे में लिया और उनका बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। मीना और महेश मूसाखेड़ी इलाके में रहते थे। मीना एक आम महिला थी, इसलिए वह तो शक के घेरे से बच गई, लेकिन पुलिस के शक की सुई महेश पर कुछ ज्यादा ही टिक गई। कविता के परिवार से पूछताछ के बाद ये इकलौता ऐसा शख्स था जिससे लगातार 22 दिनों तक पूछताछ की गई। पुलिस ने महेश की जानकारी निकाली तो पता चला उसके खिलाफ साल 2013 में अश्लील फिल्में बनाने और साल 2014 में धमकी का केस दर्ज है। पहले उसका वीडियो लाइब्रेरी का काम था, फिर उसने यह दुकान बंद कर दी और पास में ही दूसरी दुकान खोल दी। जब ये काम भी नहीं चला तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वैभव नगर में सड़क पर एक बुटीक खोला जो अच्छा चल रहा था। इसके बाद 20 अगस्त 2015 को महेश ने एक और दुकान खोली जो साड़ियों की थी। महेश उसे संभालता था और उसकी पत्नी बुटीक का काम देखती थी। कविता उसी के बुटीक पर आती थी। हैरानी की बात यह है कि महेश बैरागी ने यह दुकान 20 अगस्त को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर ली थी, लेकिन 24 अगस्त को कविता के गायब होने और 26 अगस्त को कविता का शव मिलने के बाद महेश ने सिर्फ 8 दिन बाद ही अपनी साड़ी की दुकान बंद कर दी थी। ये महेश बैरागी पर शक की एक बहुत बड़ी वजह थी। इधर फॉरेंसिक जांच में पता चला कि कविता की मौत करीब 36 घंटे पहले हुई होगी। जांच में ही ये पता चला कि कविता को पहले लोहे की रॉड से मारा गया, फिर उनकी लाश को 6 हिस्सों में काट दिया गया। घटना के वक्त यानी 24 अगस्त को कनाडिया इलाके में इमली चौक के आसपास और नौलखा की तरफ से आए सभी कॉल की जांच की गई। उस वक्त करीब 5 लाख कॉल किए गए थे। पुलिस के लिए हर एक कॉल की जांच करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस की टीम इसकी जांच में लग गई। हर एक कॉल की बारीकी से जांच भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस की यह मेहनत बेकार चली गई। इधर कविता की स्कूटी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था। इस कारण अब स्कूटी का नंबर हर जगह फ्लैश कराया गया। 30 अगस्त को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि नौलखा बस स्टैंड की पार्किंग में एक स्कूटी है जो 4-5 दिन से यहाँ पड़ी है। उस स्कूटी का नंबर भी पुलिस को बताया गया। स्कूटी का नंबर सुनते ही पुलिस वहां पहुंच गई। यह स्कूटी कविता की ही थी, नंबर भी वही था और परिवार वालों ने भी इसे पहचान लिया। इसके बाद स्कूटी को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब सवाल ये उठा कि जहां शव मिला वहां से इतनी दूर ये स्कूटी किसने खड़ी की होगी। पुलिस ने पार्किंग गार्ड से पूछताछ की और उसे शक के आधार पर महेश बैरागी की फोटो दिखाई। गार्ड ने उस फोटो को देखते ही पहचान लिया और कहा कि यही वो आदमी है जो इस स्कूटी को यहाँ छोड़ के गया था। पुलिस ने गार्ड से पूछा कि यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, तुम्हें एकदम इसका चेहरा कैसे याद है। इस पर गार्ड ने कहा कि जब वो स्कूटी यहाँ पार करने आया तो मैंने उससे कहा कि हैंडल लॉक मत करना ताकि वह गाड़ियों को इधर उधर मैनेज कर सके, लेकिन महेश ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी बात पर गार्ड और महेश के बीच थोड़ी बहस हुई। लास्ट में महेश नहीं माना और स्कूटी लॉक करके चला गया। इसी बहस के कारण गार्ड को महेश का शक्ल याद रह गया। महेश की बुटीक के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान था जिसमें कैमरे लगे थे। पुलिस को उस दुकान से सीसीटीवी फुटेजेस मिले। साथ ही उस दुकान वाले ने यह भी बताया कि महेश उससे बार बार 24 अगस्त की फुटेज देखने की बात कह रहा था। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज में देखा कि महेश कई बार उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान और पास की किराने की दुकान पर आते हुए दिखा, लेकिन कविता कहीं नजर नहीं आई। पुलिस ने दूसरी बार महेश को उठाया और पूछताछ की। इस बार कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस को जिन जिन लोगों पर शक था, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, प्लम्बर, पड़ोसी, दोस्त, कविता के कॉलेज के दोस्त, सबसे पूछताछ की गई। कविता पिछले 10 साल में कहाँ गई, किससे मिली, सब पता लगाया गया। इसमें बाजार, दुकानें, बच्चों के स्कूल, रिश्तेदारों के घर, परिवार, डॉक्टर सब शामिल थे। किसी को नहीं छोड़ा गया। कविता इन 10 सालों में टोटल 177 लोगों से टच में थी। इन पूरे 177 लोगों से पूछताछ की गई। जब कविता की स्कूटी मिली तो उसमें कितना पेट्रोल बचा था, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि वह कितनी दूर तक गई होगी। वह कहां से पेट्रोल भरवाती थी यह भी पता लगाया गया। सब कुछ 10 किलोमीटर के रेडियस में था। इस 10 किलोमीटर के रेडियस में कविता का जहां जहां भी आना जाना लगा रहता था,
पुलिस ने उन सभी जगहों को मार्क किया और उनके आसपास होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रखी। वैसे जब पुलिस ने महेश को दूसरी बार पकड़ा और पूछताछ के बाद छोड़ा तो इसमें भी पुलिस की एक योजना थी। दरअसल पुलिस की योजना थी कि महेश के फोन को ट्रैक किया जाए ताकि पता चले कि पुलिस के छोड़ने के बाद वो कहाँ जाता है। इसमें पुलिस को मदद भी मिली। पुलिस को महेश की लोकेशन से पता चला कि वो अपने एक दोस्त के फ्लैट में जाता है। उस दोस्त का नाम है टीकमचंद देवड़ा। महेश बैरागी ने यह फ्लैट टीकम को किराए पर दिलवाया था। पुलिस को यह भी पता चला कि महेश बैरागी के कई लड़कियों से संबंध रहे हैं और वो इन लड़कियों को टीकम के फ्लैट में ही लाया करता है, यानी महेश अक्सर यहाँ आता रहता है। ये पता चलते ही तुरंत पुलिस टीकम के उस फ्लैट में गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें टाइल्स पर खून के निशान मिले, एक चाकू और रॉड मिली जो शायद कविता के हत्या में यूज किया गया था। कविता द्वारा उस दिन पहने गए कपड़े भी जलाए जाने की बात कही गई। पुलिस ने यह भी बताया कि महेश ने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े भी जला दिए थे। महेश बैरागी और टीकम को पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के बाद फिर उन दोनों को छोड़ दिया गया। पुलिस की पूछताछ करीब 107 दिनों तक चली। पुलिस ने सारी जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद कहानी बताई कि जब कविता उस बुटीक में आने लगी तो महेश ने उसे देखा और उसका दिल कविता पर आ गया, इसलिए उसने बुटीक के पास एक साड़ी की दुकान खोल ली ताकि कविता वहां भी आए। 24 अगस्त को जब कविता अपने कपड़े लेने के लिए महेश के बुटीक में आई तो महेश ने कहा कि वो कपड़े मेरे घर पर रखे हैं। इसके बाद वह कविता को अपने साथ अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। महेश कविता को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि अगर कविता बच गई तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए उसने कविता के साथ वो किया जिसने पूरा इंदौर हिलाकर रख दिया। फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर इमली चौराहे के नाले में फेंक दिया। 9 दिसंबर 2015 को पुलिस ने सुबह आधिकारिक तौर पर महेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें महेश के चेहरे को कपड़े से ढक दिया गया और मुंह पर स्टिकर लगाया गया। वैसे यह कोर्ट का नियम है कि जब तक वह दोषी साबित न हो जाए कोई भी उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं कर सकता, इसलिए पुलिस ने उसका चेहरा ढक दिया। पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने महेश की सारी करतूत बताते हैं जो मैंने अभी ऊपर बताई। उसी समय वह पुलिस के चंगुल से छूट जाता है और अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर अपने मुंह से एक स्टिकर निकालता है और कहता है, पुलिस मुझे फंसा रही है, मैंने यह सब नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। किसी तरह पुलिस महेश पर काबू पाती है और उसे वहां से ले जाती है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद पुलिस ने महेश की पिटाई भी की। महेश को पुलिस ने आधिकारिक तौर पर 9 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया था। मार्च 2016 में पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट पेश की। इस चार्जशीट में मोटिव बताया गया कि महेश की कविता पर गंदी नजर थी। जब उसने कविता पर दबाव डाला तो उसने विरोध करने की कोशिश की। इसी में महेश ने इस घटना को अंजाम दिया। सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, सारी बातें सुनी गई। 2 साल तक ट्रायल चला। इन 2 साल के ट्रायल में करीब 41 लोगों ने अपनी गवाही दी, लेकिन सब कुछ देखने और सुनने के बाद 18 मई 2018 को सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में महेश बैरागी को बरी कर दिया। इस फैसले से एक बार फिर पूरा इंदौर शहर नाराज था। संजय रैना के परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाकर सीसीटीवी मांगना और हत्या के बाद दुकान बंद करना तो साबित हो गया है, लेकिन पुलिस ने जो कत्ल की कहानी सुनाई उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है और न ही ऐसा कोई ठोस गवाह है जिसने महेश और कविता को एक साथ फ्लैट की ओर जाते हुए देखा हो। पुलिस के पास महेश के उस फ्लैट में होने का भी कोई सबूत नहीं था। रही बात लोकेशन की, तो पुलिस शायद यह बोल गई कि महेश का घर भी टीकम के फ्लैट के पास ही था। फ्लैट पर भी सटीक लोकेशन नहीं थी, पास की ही लोकेशन दिख रही थी। महेश का भी कहना था कि वह रोज शाम को अपनी दुकान से घर जाता है और उसका घर टीकम के फ्लैट से कुछ ही दूरी पर है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने फैसले में पुलिस की जांच पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि मामले से जुड़े तथ्य तो बहुत है, लेकिन सबूत ठोस नहीं है जिससे आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। करीब 3 साल तक जेल में रहने के बाद महेश जेल से रिहा हुआ। उसके परिवार को पूरा भरोसा था कि महेश ऐसा नहीं कर सकता। जेल से छूटने के बाद महेश ने कहा कि कविता के हत्यारे को पकड़ा जाना चाहिए। मुझे कविता के परिवार से सहानुभूति है। आज कविता की मौत को करीब 9 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका। अब सवाल यही है कि क्या कभी रैना परिवार को इंसाफ मिलेगा? खैर, ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री राम।